और चलिए एक और बड़ी जानकारी आपको हम दे दें, और ये जो बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं ये कांग्रेस को लेकर दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा एलनाबाद उपचुनाव को लेकर ये भी कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन अभी तक इस पर अंतिम फैसला कांग्रेस की ओर से नहीं लिया गया है उपचुनाव के आवेदन की, क्योंकि आज आखिरी तारीख है और कल ये उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस अपने उम्मीदवार की आधिकारिक घोषणा कर सकती है। ये एक और बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, कांग्रेस आज तय कर सकती है अपने उम्मीदवार का नाम, और कहा जा रहा है कि उसके बाद कल इसका ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है वो किया जा सकता है कांग्रेस की ओर से। हालांकि कांग्रेस की ओर से ये कहा गया था कि जो इस चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं वो अपना आवेदन करें इसके लिए, और आज इस उपचुनाव के आवेदन की आखिरी तारीख है और इसलिए उम्मीद ये की जा रही है कि कांग्रेस की ओर से आज उम्मीदवार का जो नाम है वो फाइनल किया जा सकता है, वो तय किया जा सकता है, और उसके बाद कल उम्मीदवार की घोषणा की जा सकती है। और हमारे संवाददाता पवन सेवर हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, हम जानना चाहेंगे क्योंकि तमाम जो पार्टियां हैं वो माथापच्ची कर रही हैं अपने अपने उम्मीदवार को लेकर कि एलनाबाद उपचुनाव के लिए उनका उम्मीदवार कौन होगा। हालांकि सबसे अगर आगे इसमें या यूं कह लीजिए कि बाजी अगर किसी ने मारी है तो वो इनेलो है। इनेलो पार्टी की ओर से पहले ऐलान कर दिया गया है, लेकिन अभी चाहे हम गठबंधन की बात करें या फिर हम कांग्रेस की बात करें, इन दोनों ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बिल्कुल, देखिए एलनाबाद के उपचुनाव की जो तारीख है उसका बिल्कुल बच चुका है और 30 अक्टूबर को मतदान एलनाबाद के उपचुनाव के लिए होना है और भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी। और ऐसे में अभी गठबंधन ने अपना प्रत्याशी जो है वो घोषित नहीं किया है। 17 लोगों की सूची तैयार की गई है और जल्द ही जो है वो बीजेपी अपना चेहरा, अपना उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतार सकती है। जो जानकारी है सूत्रों के हवाले से, आज हरियाणा बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़, वो जो है वो दिल्ली में जो पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसके साथ जो 17 नामों का पैनल है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए गए हुए हैं और आज देर रात तक या फिर कल तक जो है वो बीजेपी अपना उम्मीदवार घोषित कर सकती है। और ओम प्रकाश धनखड़ ने साफ कर दिया था चुनाव समिति की बैठक के बाद कि उम्मीदवार बीजेपी का होगा, लेकिन गठबंधन जो है वो चुनाव लड़ेगा। यानी गठबंधन के साथ सहयोग के साथ जो है वो बीजेपी उम्मीदवार उतारने जा रही है, जबकि कांग्रेस जो है वो लगातार मंथन कर चुकी है। चुनाव समिति की बैठक 1 अक्टूबर को दिल्ली में हो चुकी है और अब जो है वो कुमारी सैलजा हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष और सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल जो है वो इसके ऊपर अब अंतिम फैसला जो है वो पार्टी के नेतृत्व के साथ चर्चा के बाद लेने वाले हैं। तो कांग्रेस को अपने पत्ते खोलने हैं और बीजेपी जेजेपी का जो गठबंधन का उम्मीदवार है वो कौन होगा उसको लेकर अभी संशय बरकरार है और अब बीजेपी जेजेपी गठबंधन को अपना उम्मीदवार घोषित करना है। लेकिन सूत्रों की माने तो गोविंद कांडा जो कल ही जो है वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, रविवार को सिरसा में बीजेपी ज्वाइन की है गोविंद कांडा ने और गोविंद कांडा प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं और गोविंद कांडा के ऊपर पार्टी जो है वो भरोसा जताकर भारतीय जनता पार्टी उनको एलनाबाद उपचुनाव के लिए पार्टी का प्रत्याशी बना सकती है। हालांकि अंतिम निर्णय जब होगा तब ये देखने वाली बात रहेगी कि जो पार्टी का चेहरा कौन है, किसको बनाया जाता है। लेकिन एलनाबाद के उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार बनते हुए दिख रहे हैं, चूंकि बीजेपी अगर गोविंद कांडा को उतारती है और कांग्रेस के उम्मीदवारों की जो सूची है उसमें पवन बेनीवाल का नाम है, भरत सिंह बेनीवाल का नाम है, कैप्टन अमरदीप का नाम है, तो ये 3 नाम प्रमुख नाम है। ऐसे में अगर पवन बेनीवाल को टिकट मिलती है या भरत सिंह बेनीवाल को टिकट मिलती है, बिल्कुल बिल्कुल पवन आते हैं आपके पास, बने हमारे साथ हमारे बिल्कुल पवन आ रहे हैं आपके पास। हमारे साथ दो जो प्रवक्ता है वो मौजूद हैं कांग्रेस और बीजेपी की ओर से। कांग्रेस की ओर से बाल मुकुंद जी हमारे साथ हैं और बीजेपी की ओर से विदु रावल जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहले आपके पास आना चाहूंगा बाल मुकुंद जी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले गए। बीजेपी की ओर से या गठबंधन की ओर से तो संभावित जो उम्मीदवार है उसका नाम भी चर्चा में है, लेकिन आपकी ओर से अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है सर, इतनी देरी क्यों हो रही है, वजह क्या है? नहीं, हमारी तरफ से कोई देरी नहीं, अभी बहुत जल्द 1-2 घंटे में कैंडिडेट डिक्लेयर होंगे और पवन बेनीवाल जी हमारे कैंडिडेट होंगे। हमारी तरफ से साफ साफ है, कोई हम इस तरह की हम दबी छुपी बातें नहीं करते। हमें कोई यूं नहीं देखना है कि नहीं, जो आप कह रहे हैं, क्योंकि देखिए क्योंकि आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका जो बयान है वो आधिकारिक बयान माना जाएगा, या आप ये कह रहे हैं कि आप पवन बेनीवाल जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होंगे और उन्हीं के नाम का ऐलान होगा, आज हो या कल हो, ये कह रहे हैं ना आप? आपने 2-3 नाम बताए, पवन बेनीवाल, भरत सिंह बेनीवाल, वो जो भी बताए। आपने सर सिर्फ उन्हीं का नाम लिया अभी।
हाँ भाई वही कैंडिडेट हैं ऑलमोस्ट, लेकिन फाइनल जी। तो हमारा सी करेगी फाइनल, उसके बाद मोर लगती है, लेकिन एक मुश्त ये बात है कि वो हमारे कैंडिडेट हैं। लेकिन जी फिर भी यानी जो है ना आला कमान हमारी सी जो है ना केंद्रीय चुनाव समिति, उसकी मोर लगने के बाद फाइनल होगा उनका जी कैंडिडेटर का। ये कानून मतलब हमारी पार्टी के संविधान में ये लिखा हुआ है। ठीक है। आ रहा हूं मैं बाल मुकुंद जी, आपसे भी जानना चाहूंगा मैं रावत साहब, क्योंकि देखिए ये गोविंद कांडा का नाम चल रहा है सबसे आगे, और कहा जा रहा है कि गठबंधन की ओर से या बीजेपी की ओर से कह लीजिए कि आपकी ओर से वही नाम फाइनल है लगभग, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि आप ये कह रहे हैं, आपका दावा ये है कि जो सूची है, जो संभावित सूची है, उसमें 17 नाम शामिल हैं। कब खोलेंगे आप अपने पत्ते? पूरा पूरा विचार विमर्श करके एलनाबाद की जनता के लिए जो सबसे बेहतर उम्मीदवार होगा, जो सबसे अच्छा उम्मीदवार होगा, जो जनता के हित के विषयों को विधानसभा के पटल पर सबसे अच्छी तरीके से उठा सकता हो, जो जनता का अच्छा पैरोकारी कर सकता हो, और जो पार्टी के रूप में, पार्टी संगठन के रूप में अच्छा काम कर सकता हो, ऐसा एक बहुत अच्छा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी आपके बीच में देगी। और अपने यहाँ पर किसी एक या दो का नाम नहीं, अपने यहाँ पर सबकी मेरिट्स पर चर्चा होगी। सबकी सभी 17 के 17 लोग जो हैं वो बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं। नहीं, लेकिन जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि पवन बेनीवाल ही आप लगभग फाइनल मानिए, क्या आप इस तरीके से आप मजाक है? कांग्रेस सवाल तो सुन लीजिए सर। कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस वहाँ पर चीजें, वहाँ पर जो प्रक्रियाएं औपचारिकताओं के लिए की जाती हैं। हमारे यहाँ पर प्रक्रियाएं इसलिए हैं, इसलिए नहीं कि किसी संविधान की किताब में हमने लिखा हुआ है, इसलिए नाम तो कि हम आपके यहाँ भी चल रहा है ना। गोविंद कांडा का नाम फिर कहाँ से आया? बीच में टोक रहे हैं। गोविंद कांडा का नाम चल रहा है इतने दिनों से सर, तो कहाँ से आया वो नाम? वो कल ही पार्टी में शामिल हुए हैं और कह रहे हैं कि उन्हीं को उम्मीदवार बनाया जाएगा, लगभग ऐसा माना जा रहा है। आप भाजपा के आधिकारिक प्रवक्ता, जिम्मेदार प्रवक्ता से बात कर रहे हैं और आप बीच में टोक रहे हैं, आप वाक्य पूरा नहीं होने दे रहे, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। काउंटर सवाल करने का अधिकार तो है ना सर मेरा, मुझे इतना मौका दीजिए ना प्लीज। वाक्य पूरा होने के बाद सवाल, मैं आपकी सर, मेरा सवाल आप सुनिए, आप पूरी बात रखिए, आपने कौन रोक रहा है सर? इसलिए तो आपको जोड़ा है। आधे में रोक देंगे तो अनर्थ हो जाएगा, कुछ और कहना चाहूंगा, कुछ और समझ जाएगा। वाक्य पूरा होने के बाद 10 सवाल पूछिए, और वो ये है कि अपने यहाँ पर कहीं संविधान के अंदर कोई एक किताब के अंदर लिखा है, इसमें नहीं, इसलिए कि हमने जो संविधान भी बनाया उसको अक्षरशः हम मानते हैं, वो हमारे भाव से जुड़ा हुआ है। और कोई भी कार्यकर्ता जिसको भी मिलेगा, आप एक दो का नाम ले रहे हैं, देखते हैं पार्टी क्या तय करती है, वहां पर प्रबुद्ध लोग हैं और वो पूरे, चलिए ठीक है, हम उसका इंतजार करते हैं सर, उसका इंतजार करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अपनी राय रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए और अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। पवन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, पवन सिवर हमारे संवाददाता। पवन, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, देखिए सभी पार्टियां क्योंकि ताल ठोक रही हैं, लेकिन अभय सिंह चौटाला एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। उन्होंने इस्तीफा दिया था और उसके बाद ही ये सीट खाली हुई थी, उसके बाद इस पर उपचुनाव हो रहा है। हालांकि जो उनके राजनीतिक विरोधी उनकी ओर से सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं कि भाई आपने जिस बात के लिए आपने इस्तीफा दिया वो तो अभी पूरी हुई भी नहीं है, वो मांग तो आपकी अभी पूरी हुई नहीं है, उसके बावजूद भी आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। लेकिन मुकाबला आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ गठबंधन होगा तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी होगी, तो तीसरी तरफ अभय सिंह चौटाला एक बार फिर से चुनावी मैदान में होंगे, जिनका दावा है कि एक बार फिर से वो जीत हासिल करेंगे। बिल्कुल, देखिए अभय सिंह चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की अगर हम बात करें तो एलनाबाद जो सीट है वहां पर इनेलो का या चौटाला परिवार का प्रभाव रहा है। 8 बार से भी ज्यादा जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल का प्रत्याशी एलनाबाद से विधायक बना है। ऐसे में निश्चित तौर पर एक प्रभाव की सीट है, गढ़ माना जा सकता है चौटाला परिवार का। और इस बार की परिस्थितियां जो है वो इस तरह की है कि किसानों का समर्थन करते हुए अभय चौटाला ने 27 जनवरी को इस्तीफा दिया। उसके बाद अब जब भारत के चुनाव आयोग ने घोषित किया है तो एलनाबाद से अभय चौटाला एक बार फिर मैदान में है, जबकि कांग्रेस और गठबंधन जो है बीजेपी जेजेपी का, उनकी तरफ से अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं। हालांकि जो संभावनाएं हैं, चर्चाएं हैं, वो गठबंधन का उम्मीदवार गोविंद कांडा को बनाए जाने की है और कांग्रेस का उम्मीदवार पवन बेनीवाल को बनाए जाने की है। इसी बीच ऐसे में ये कहा जा सकता है कि त्रिकोणीय मुकाबला चुनाव में देखने को जरूर मिलेगा। और अभी जो है वो फ्रंट फुट पर इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो आगे बढ़ी हुई है, चूंकि पहले नंबर पर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, किसान हित का दावा करके, किसानों के समर्थन का दावा करके एक बार फिर वहां पर अपनी जीत के इतिहास को दोहराने की बात कर रही है। जबकि बीजेपी कहती है कि ये अवसर है बीजेपी के लिए
चूंकि चुनौती है इंडियन नेशनल लोकदल के लिए अपना गढ़ बचाए रखने की, अपनी सीट को बरकरार रखने की, और जो अवसर मिला है उसको उपलब्धि में बदलने की कोशिश की जाएगी, ऐसा बीजेपी हरियाणा के जो अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़, उन्होंने दावा किया है। कांग्रेस के लिए देखने वाली बात होगी कांग्रेस इस चुनाव को किस तरह से लड़ती है, चुनाव प्रचार में किस मुद्दे के साथ मैदान में उतरती है। चूंकि सरकार डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव मैदान में उतरेगी, इंडियन नेशनल लोकदल किसान और किसानों के समर्थन की बात करके मैदान में उतरेगी। कांग्रेस किस मुद्दे पर किस तरह से मैदान में होगी और क्या कांग्रेस की रणनीति होगी, ये आगे चुनाव प्रचार में देखने को मिलेगा। बिल्कुल पवन, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके पास फिर आएंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।